हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्न में किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बैरोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है प्लानीमीटर, थर्ड ऑप्शन है अल्टीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोमीटर। बात करते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर का उपयोग हम लोग वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए करते हैं। बात करते हैं अगर प्लानीमीटर की, तो प्लानीमीटर का उपयोग हम लोग किसी क्षेत्रफल या फिर एरिया को मापने में करते हैं। बात करते हैं अगर अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग ऊंचाई को मापने में करते हैं। अगर बात करते हैं हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग हम लोग द्रव के घनत्व को मापने में करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही ऊंचाई मापने के लिए, तो ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीग्राफ से, सेकेंड ऑप्शन है सिस्मोग्राफ से, थर्ड ऑप्शन है बैरोमीटर से, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से। तो भूकंप की तीव्रता बात करते हैं अगर पॉलीग्राफ की, तो पॉलीग्राफ जो होता है ये झूठ को पकड़ने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको हम लोग पॉलीग्राफ बोलते हैं। बात करते हैं अगर सिस्मोग्राफ की, तो भूकंप की जो तीव्रता होती है ये सिस्मोग्राफ से नापी जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। और इसके पहले देख चुके हैं कि बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडल के दाब को मापने में किया जाता है, और हाइड्रोमीटर का उपयोग जो होता है द्रव के घनत्व को मापने में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कार्बोरेटर का उपयोग होता है, फर्स्ट ऑप्शन है हवा को शुद्ध करना, सेकेंड ऑप्शन है पेट्रोल को शुद्ध करना, थर्ड ऑप्शन है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। तो कार्बोरेटर, ये जो गाड़ियों में कार्बोरेटर लगा होता है, इसका उपयोग किस में होता है? तो इसका जो उपयोग होता है ये पेट्रोल के साथ जो हवा होता है उसको मिश्रित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोमीटर, सेकंड ऑप्शन है क्रेस्कोमीटर, थर्ड ऑप्शन है एक्टिवोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है बैरोमीटर। तो सूर्य की किरणों, यानी यहाँ पे बात किरणों की हो रही है, तो किरणों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी एक्टिवोमीटर जो होता है इसका उपयोग सूर्य की किरणों की जो तीव्रता होती है उसको मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन को, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटॉन को, थर्ड ऑप्शन है परमाणु को, फोर्थ ऑप्शन है आयन को। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है ये परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो तरंगे, सेकेंड ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, थर्ड ऑप्शन है यक्स किरणें, फोर्थ ऑप्शन है गामा किरणें। तो कूलिज नलिका जो होता है इसका उपयोग हम लोग यक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र की गहराई, सेकेंड ऑप्शन है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, थर्ड ऑप्शन है दूध की शुद्धता, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये
वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ध्वनि तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, फर्स्ट ऑप्शन है क्रोनोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है एनीमोमीटर, थर्ड ऑप्शन है ऑडियोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसको मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात करते हैं एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर का उपयोग हम लोग हवा की जो वेलोसिटी होती है, वेग होती है, उसको मापने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है भूकंप, सेकेंड ऑप्शन है वर्षा, थर्ड ऑप्शन है समुद्र की गहराई, फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता। तो फेदोमीटर जो होता है इसका उपयोग हम लोग समुद्र की गहराई नापने के लिए करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिरोध, सेकेंड ऑप्शन है विभव, थर्ड ऑप्शन है विभवांतर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है इससे हम लोग प्रतिरोध मापने का काम करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, फर्स्ट ऑप्शन है CaSO4, सेकेंड ऑप्शन है CaSO4 इंटू हाफ H2O, थर्ड ऑप्शन है CaSO4 इंटू H2O, फोर्थ ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर बात कर लेते हैं जिप्सम की, तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकेंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 28, फोर्थ ऑप्शन है 20। तो शुद्ध सोना जो होता है ये 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट के जो सोने होते हैं इससे हम लोग आभूषण नहीं बना सकते, क्योंकि जो 24 कैरेट का सोना होता है अगर इससे हम आभूषण बनाते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है, उससे आभूषण नहीं तैयार होते। तो इसको मतलब आभूषण तैयार करने के लिए हम लोग जो कापर होता, तांबा होता है, उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो है ये 24 कैरेट का होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक, सेकेंड ऑप्शन है रासायनिक, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक, फोर्थ ऑप्शन है जैविक। तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी भौतिक परिवर्तन कहलाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था? फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, सेकेंड ऑप्शन है डाल्टन ने, थर्ड ऑप्शन है आइंस्टीन ने, फोर्थ ऑप्शन है थॉमसन ने। तो परमाणुवी जो नाभिक है इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज, फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन। भू प्रॉपर्टी होती क्या है? भू प्रॉपर्टी यानी यार जिस पे हम लोग रहते हैं, चलते हैं, घर बनाते हैं, यही भू प्रॉपर्टी होती। तो खुद ही एक अनुमान लगाइए कि
प्रॉपर्टी पर, मतलब कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, फर्स्ट ऑप्शन है यूरेनियम, सेकेंड ऑप्शन है मरकरी, थर्ड ऑप्शन है सोना, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी यूरेनियम जो होता है ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मोती की रासायनिक संरचना है, फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। तो मोती की जो रासायनिक संरचना होती है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। परमाणु नाभिक किसने खोजा था। देखिए इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका, दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी परमाणु नाभिक जो है इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1911 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, सेकेंड ऑप्शन है गाइगर काउंटर से, थर्ड ऑप्शन है सिस्मोग्राफ से, फोर्थ ऑप्शन है अमीटर से। तो इसके पहले देख चुके हैं कि हाइड्रोमीटर जो है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? द्रव के घनत्व को मापने में। और रेडियो एक्टिविटी जो होती है एक गाइगर काउंटर से मापी जाती है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, और अमीटर जो होता है इससे विद्युत धारा मापा जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी जो होता है एक गाइगर काउंटर से मापा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश के रूप में, सेकेंड ऑप्शन है ध्वनि के रूप में, थर्ड ऑप्शन है ऊष्मा के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है अम्ल के रूप में। तो जल का अपघटन जो होता है ये ऊष्मा के रूप में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। श्वसन मापने वाला यंत्र कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन है पोटोमीटर, सेकंड ऑप्शन है ऑक्जेनोमीटर, थर्ड ऑप्शन है रेस्पायरोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे पोटोमीटर की, तो पोटोमीटर का जो उपयोग होता है पौधे द्वारा जो अवशोषित पानी की मात्रा होती है उसको मापने के लिए हम लोग पोटोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं ऑक्जेनोमीटर की, तो ऑक्जेनोमीटर जो होता है ये पौधों की जो रेखीय वृद्धि दर होती है उसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और अगर बात करते हैं रिस्पायरेटरोमीटर की, तो रिस्पायरेटरोमीटर जो होता है इसका उपयोग हम लोग श्वसन को मापने में करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है वाटसन व क्रिक ने, सेकेंड ऑप्शन है हरगोबिंद खुराना ने, थर्ड ऑप्शन है बीडल व टाटम ने, फोर्थ ऑप्शन है मार्गन ने। तो एक जीन और एक एंजाइम जो सिद्धांत है वो बीडल और टाटम ने दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। समरूप अंग होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रचना में समान, सेकेंड ऑप्शन है कार्य में समान, थर्ड ऑप्शन है रचना व कार्य दोनों में समान, फोर्थ ऑप्शन है कार्यविहीन। बात करते हैं अगर समरूप अंग की कि समरूप अंग होते क्या हैं, तो वो अंग जो सामान्य कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और जो रचना होती है वो भिन्न होती है, उसको हम लोग समरूप अंग बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कीट के पंख होते हैं और पक्षी के जो पंख होते हैं ये समरूप अंग के एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि समरूप अंग होते हैं तो एक कार्य में समान होते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है एड्रीनल, सेकेंड ऑप्शन है पिट्यूटरी, थर्ड ऑप्शन है थायराइड, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जीवन रक्षक, तो जीवन रक्षक जो हार्मोन्स होता है ये एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होती हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है? फर्स्ट ऑप्शन है CO2 तथा जल, सेकेंड ऑप्शन है फ्यूमेरिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है पायरुविक अम्ल। तो अनाक्सी श्वसन की अगर बात कर रहा है कि बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब ऑक्सीजन नहीं होगा उस दौरान अगर श्वसन कोई करता है तो उसका जो प्रोडक्ट बनता, अंतिम उत्पाद बनता, वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी लैक्टिक अम्ल जो होता है ये अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। हम लोग देखते हैं जब दौड़ते हैं या कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है, तो क्या होता है उस दौरान हम ज़्यादा से जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज़्यादा नहीं ले पाते, इसी वजह से लैक्टिक एसिड का निर्माण हमारे बॉडी में होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16 से 18 बार, सेकेंड ऑप्शन है 20 से 25 बार, थर्ड ऑप्शन है 12 से 14 बार, फोर्थ ऑप्शन है 70 से 72 बार। तो यहाँ पे बात हो रही, ध्यान देने वाली बात यह है कि सांस लेने की बात हो रही है। तो मनुष्य जो होता है ये 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि मनुष्य के जो हृदय की गति है वो कितनी होती है, तो मनुष्य के हृदय की गति जो 1 मिनट में होती है वो 70 से 72 बार होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीना माता रोग का कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है पारा, सेकेंड ऑप्शन है कैडमियम, थर्ड ऑप्शन है सीसा, फोर्थ ऑप्शन है जस्ता। मिनी माता क्या होता है? मिनी माता जो होता है एक पारा के कारण होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है, जो कि मछलियाँ होती हैं, जो गंदी मछलियाँ होती हैं, इनको खाने से मतलब इंसान में मिनी माता नाम का रोग हो जाता है। ये सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था? जापान में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूकोडर्मा, सेकेंड ऑप्शन है ल्यूकीमिया, थर्ड ऑप्शन एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है होमोफीलिया। तो ब्लड कैंसर जो होता है इसको हम लोग आमतौर पर ल्यूकीमिया नाम से जानते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चाय में लाल रस्ट रोग किस कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु के कारण, सेकेंड ऑप्शन है लाइकेन के कारण, थर्ड ऑप्शन है हरे शैवाल के कारण, थर्ड ऑप्शन है कवक के कारण और फोर्थ ऑप्शन है हरे शैवाल के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है ये हरे शैवाल के कारण होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। साबूदाना किससे बनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइकस, सेकेंड ऑप्शन है पाइनस, थर्ड ऑप्शन है सीड्रस, फोर्थ ऑप्शन है जूनिपेरस। साबूदाना कोई अनाज नहीं होता है। साबूदाना जो होता है ये पौधों की जो मतलब तने होते हैं, पौधे के तनों से बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी साइकस जो होता है, साइकस के जो पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं उनके तनों से ही साबू का दाना तैयार किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।